हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11th के लेक्चर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वेरियस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम ड्यू हैं, होने वाले हैं, जैसे आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीए-डीयू, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्ज़ाम, तो जिस सब में एग्ज़ाम में पूछे जाते होंगे, फिजिक्स या साइंस का टॉपिक पूछा जाता है, उसमें के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पदार्थों के सामान्य गुण, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे सिंपली एनटेक स्टडी को आप सिंपली सर्च करना है यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब करना है। अगर आपके पास पीडीएफ है हमारा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके या इस सब्सक्राइब बटन पे डायरेक्ट क्लिक करके आप हमारे चैनल पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हम कौन कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला पार्ट है इस चैप्टर का, पहला भाग है। इसमें हम पदार्थ के अवस्थाएं, तरल, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था, विकृति और प्रतिबल, हुक्स लॉ, ससंजक बल, असंजक बल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से विथ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली विथ फिगर से हम देखेंगे, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। और लेक्चर 2 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? लेक्चर 2 जो है हमारा, उसमें होगा प्रेशर एंड टाइप ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब और दाब के प्रकार, द्रव में दाब, पास्कल का दाब का नियम, और इस पे एग्जाम्पल, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो क्वथनांक और गलनांक है उस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, उसको देखेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लेक्चर 3 जो होगा हमारा, अपथ्रस्ट यानी कि अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स के बारे में देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटिंग डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, बैरोमीटर, ये हमारा होगा लेक्चर 4 में अध्ययन करेंगे हम। और जो लेक्चर 5 होगा इस चैप्टर का, लेक्चर 4 जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे? सरफेस टेंशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरी और उसके एग्जाम्पल, केशुकात और उस पर जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में अच्छे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनको देखेंगे, विस्कोसिटी और उसके कॉफिशिएंट के बारे में, स्टोक्स लॉ, बर्नौली का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग क्या होता है, सततता का नियम और क्रांतिक वेग और सीमांत वेग, ये सारे पॉइंट को हम अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 11 का ये लेक्चर 1 है, तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक बनता है उसको हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, पानी, हवा, दूध, लकड़ी, ये इन सब को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फर्दर आगे हम बढ़ते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। टोटल हम 6 अवस्थाओं का बारे में देखेंगे, जिसमें से 3 अवस्थाएं हमारी इनिशियल थी, 3 अवस्थाएं बाद में खोजी गई हैं, जिनमें से हम टोटल 2 अवस्थाएं बाद की स्टडी करेंगे, यानी टोटल हम 5 अवस्थाओं को देखने वाले हैं। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इसको फिगर के माध्यम से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और हम इनको अच्छी तरीके से जो अध्ययन करेंगे हम केमिस्ट्री में करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे सब्लिमेशन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब जो है हम जो केमिस्ट्री का लेक्चर होगा उसमें अच्छी तरीके से देखेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई बर्फ़ है, ये बर्फ़ है सॉलिड स्टेट में है, अगर हम पानी का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो बर्फ़ जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जब ये मेल्ट होता है तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। और फ्रीज होता है तो बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग आपको समझ में आया। अगर हम गर्म करते हैं, मान लो जो हमारे पास बर्फ़ है इसको गर्म करते हैं, ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है,
सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और अगर गैस है, गैस को हम ठंडा करते हैं और सीधे वो बर्फ़ बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लिक्विड है, लिक्विड से जो हमारा एवापोरेशन होता है वो गैस में सीधे कन्वर्ट होता है एवापोरेशन प्रक्रिया के थ्रू। और जो गैस है वो कंडेंसेशन की प्रक्रिया के थ्रू सीधे वाटर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम केमिस्ट्री में इनको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे इनका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। द्रव एवं गैस के कुछ सामान्य गुण्स, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम देख लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस के कंपैरिजन के बारे में देखते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको शॉर्टकट तरीके से रिप्रेजेंट किया हूँ। जैसे देखिए डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व किसका अधिक होता है, जो देखो ठोस के पार्टिकल होते हैं, जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणु होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जिससे उसका घनत्व अधिक होता है। उसके तुलना में आप देखेंगे द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में देखें तो बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि इनका हम कंपेरिजन करें तो ठोस इज ग्रेटर देन द्रव इज ग्रेटर देन गैस। तो इस प्रकार से हम इनको एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम डायरेक्टली हमें मार्क करना है। अब हम देखते हैं ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, किसी समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सपोज ये वाटर है, ठीक है, वाटर के कई पार्टिकल हैं, तो वाटर के पार्टिकल का आपस में इनका बीच का जो बल लगता है, पार्टिकल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच जो लगने वाले बल होते हैं उनको हम ससंजक बल कहते हैं या कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसको हम आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो ठोस के पार्टिकल होते हैं उनमें ज़्यादा होता है और द्रव में कम होता है, इसके बाद गैस में सबसे कम होता है। यानी कि इनका ऑर्डर ये है, जो सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, ठीक है। अब हम प्रत्यास्थता देखते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी मान सपोज किसी पिंड पे अगर आप कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। और यही बल अगर हटा लिया जाए तो उनमें जो आकार में परिवर्तन हुआ है वो हट के अपने ये प्रारंभिक अवस्था में जैसे थे वैसे आ जाते हैं। तो इसी गुण को हम पदार्थ के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है ठोस में ज़्यादा होती है। देखिए प्रॉपर्टी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता मतलब किस में कितना अधिक होगा, वो कैसे आप जान सकते हैं। देखिए अगर किसी पदार्थ में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना हो, उसमें डिफॉर्मेशन लाने के लिए यानी कि विरूपण लाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़े। अगर मान लो समान क्षेत्रफल का अगर आप ले लेते हैं ठोस और द्रव, उन दोनों में फोर्स जिसमें ज़्यादा लगा करके आपको विरूपण करना पड़ रहा है, तो उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक होती है, ठीक है। प्रत्यास्थता टॉपिक आगे आएगा तो वहाँ पे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इस हिसाब से ठोस में आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें विरूपण होगा यानी कि डिफॉर्मिंग होगा, तो उसकी प्रत्यास्थता अधिक है। उसके कंपेरिजन में द्रव की कम है और द्रव से कम है गैस की, यानी कि सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। तो ये आपको यहाँ तक हो गया। अगला हम पॉइंट देखते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी कि ठोस में जो छोटे छोटे अणु होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो ये ठोस में अधिक होता है, द्रव में उसके बाद कम होता है और सबसे कम होता है गैस में, यानी कि ठोस इज ग्रेटर देन द्रव इज ग्रेटर देन गैस, ठीक है। यानी कि ठोस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, उनके बीच का चूंकि आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए वो पास पास में होते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से द्रव में कम होते हैं और गैस में आकर्षण बल उनके बीच और कम होता है। इस कारण से जो है उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो अगर आपको सिंपली देखना है तो देखिए जैसे ये गैस के पार्टिकल हैं और आप ये देखें ये द्रव के पार्टिकल हैं, द्रव के पार्टिकल। और अगर आप गैस का देखना चाहें तो गैस के पार्टिकल बिल्कुल बिल्कुल पास पास एकदम नज़दीक होते हैं, सॉलिड स्टेट में इसलिए पाया जाता है। और इनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके अणु क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। और गैस में देखिए कितना दूर होते हैं, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, तो आप तीनों कंपेरिजन में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतर आणविक स्थान के बारे में देखते हैं।
अंतर आणविक स्थान क्या होता है? जो सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस होता है, उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच के स्थान को हम अंतर आणविक स्थान कहते हैं। ठीक है। अब अभी आपको जो मैं फिगर दिखाया था, अभी मैंने आपको जो फिगर दिखाया था, उस फिगर में आपने देखा था कि जो गैस के पार्टिकल थे वो बहुत दूर दूर थे, यानी कि उनके अणु के बीच का जो स्थान है बहुत ज़्यादा है। इसके बाद लिक्विड का आप देखे थे, लिक्विड में जो है पार्टिकल गैस से कंपेरिजन में पास पास थे, यानी कि उनके जो अंदर स्थान है, उनके दो अणुओं के बीच का स्थान जो है वो गैस से कंपेरिजन में कम है और सॉलिड में और कम होता है। यानी कि अगर हम उनका बढ़ता हुआ क्रम देखें तो गैस में अधिक होगा स्थान अणुओं के बीच में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। ये सब डायरेक्टली पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको सिंपली कोरिलेट करके भी इनके डिफिनीशन से भी याद रख सकते हैं ताकि क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। इसलिए मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, आप भूलें ना इसे। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गैस का अधिक, द्रव का उसके बाद अधिक, इसके बाद ठोस का। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो जहाँ पे एम द्रव्यमान होता है और वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी में क्या है? पार्टिकल जिसके ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तेज़ी से जो है मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पार्टिकल और मूव करते रहते हैं, उनकी गति बहुत अधिक होती है, इस रीजन से उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। सेम इसी प्रकार से लिक्विड में कम होता है और ठोस में सबसे कम होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब विसरण की बात करें, विसरण यानी कि फैलने की दर, यानी कि जो विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो होता है, विसरण दर कहलाता है। तो जैसे गैस में है पार्टिकल दूर दूर है तो इनका फ्लो आसानी से होता है, और द्रव में क्या है? पार्टिकल उसके रेस्पेक्ट में पास पास हैं। ठीक है, गैस के रेस्पेक्ट में, तो इनका फ्लो जो है थोड़ा सा स्लो होगा, और ठोस में और पास पास हैं तो इसमें स्लो बहुत ही कम होगा, यानी कि विसरण दर बहुत ही कम होगी। तो इस प्रकार क्या हुआ? गैस इज ग्रेटर देन द्रव इज ग्रेटर देन ठोस। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पदार्थ के दो अन्य अवस्थाएं और पाई जाती हैं। ठीक है, दो अवस्थाएं और होती हैं जो पदार्थ होते हैं जो रिसेंटली खोजे गए थे और इन्होंने हमें उत्पन्न भी किए हैं कई साइंटिस्ट ने। तो हम देखते हैं कौन कौन सा? प्लाज्मा अवस्था, और दूसरा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दो अवस्थाएं अन्य हैं, यानी कि टोटल 5 अवस्थाएं हो जाएंगी। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। देखिए प्लाज्मा अवस्था के बारे में आप थोड़ा सा देखिए। प्लाज्मा अवस्था ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगर आपसे एग्जाम पूछी जाए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है तो आपको प्लाज्मा मार्क करना है। ठीक है, तो चौथी अवस्था है ये लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उत्पन्न होता है, यानी कि उच्च टेम्परेचर जब इतना 20,000 डिग्री सेल्सियस से उच्च टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसा कंडीशन देखना प्लाज्मा अवस्था हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह एक आयनित अवस्था है, यानी कि इसमें पॉजिटिव और ऋणायन और धनायन होगा। ठीक है, तथा ये होगा तो विद्युत का सुचालक भी होगा। ये ऋणायन धनायन होगा तो इसमें विद्युत का सुचालक भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक इसमें फ्लो करेगी। ठीक है, करंट। यह प्रायः विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि से पाए जाते हैं। चूँकि विसर्जन नलिका जो होती है नाभिकीय रिएक्टर, यहाँ पे बहुत उच्च टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे ये प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है, यानी कि जो सूर्य और तारों की ऊष्मा देखते हैं आप, उनके अंदर ऊष्मा रहता है, उसका जो चमक होता है तो प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होता है, इस कारण हमें चमकीले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें हमारे पास जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, 5वीं अवस्था है एक प्रकार का, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। आइंस्टीन ने 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 5वीं अवस्था के बारे में, यानी कि वो इन्हीं के नाम से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका रखा गया है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कार्नेल और बी मैकट रेले, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे जो इन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया था। इसी कारण से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में याद रखेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा अवस्थाएं देखी हैं हम उनको देख लेते हैं। 6th स्टेट ऑफ मैटर यानी कि छठी अवस्था भी है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम 5 अवस्था को देखते हैं। जैसे सॉलिड है, पहला सॉलिड अवस्था, लिक्विड है ये, ठीक है, और गैसियस अवस्था ये है प्लाज्मा चमकता हुआ, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये है, और एक और है फर्मियोनिक कंडेंसेट, ठीक है। तो 6 अवस्थाएं हैं। जनरली हम 5 अवस्थाओं के बारे में ही अभी पढ़ते हैं, और हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो हम 5 अवस्था का ही जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तरल क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे हम जो हमारे पास लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं वो तरल, हम उनको कंबाइन अगर बोलना चाहें तो तरल। अगर हम तरल या फ्लूइड बोलते हैं यानी कि हम द्रव और गैस दोनों के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें डेफिनेशन क्या है इसका, जिसमें बहने का गुण होता है यानी कि फ्लो का करने का गुण होता है, तरल कहलाते हैं। यानी कि द्रव और गैस, अगर हम कहीं पे तरल यानी कि फ्लूइड का जिक्र कर रहे हैं यानी कि हम गैस और द्रव को दोनों के बारे में वहाँ बात कर रहे हैं। अगर सेपरेट बात करना होगा तो लिक्विड कहेंगे या गैस कहेंगे, और तरल अगर हम कहेंगे यानी कि हम वो द्रव और गैस दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो इतना आप ध्यान रखना, थोड़ा सा पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले विरूपण, ठीक है। प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, छोटी छोटी शब्दावलियाँ होती हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिजिक्स हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि उनके अगर हम नेम को अच्छी तरीके से, उनके पॉइंट को अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं तो हमें डिफिनीशन समझने में आसानी होता है, या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके लैंग्वेज को हम आसानी तरीके से समझ पाते हैं अगर हम उनमें छोटे छोटे जो शब्दावलियाँ होती हैं उनको ध्यान में रख के चलते हैं तो। जैसे तरल हो गया, अभी हम विरूपण की बात करते हैं यानी कि डिफॉर्मिंग की। तो डिफॉर्मिंग क्या है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार अथवा आयतन में होने वाले परिवर्तन को विरूपण कहते हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग। यानी कि अगर आप फोर्स लगाते हैं किसी पिंड पे, वस्तु पे, तो उसमें उसके लंबाई में वृद्धि या आयतन में वृद्धि या आकार में वृद्धि या फिर कमी कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंजिंग हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विरूपण यानी कि डिफॉर्मिंग कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं प्रत्यानयन यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी डिफाइन करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मैटर का, तो यहाँ पे बताना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए अंदर से एक बल कार्य करता है, बनाए रखने के लिए एक बल कार्य करता है जो बाह्य बल के विपरीत दिशा में होता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। यानी कि कोई बॉडी है, अगर मान लो ऐसा, अगर कोई बॉडी है, इस पर आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं यानी कि इसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं आप, तो अंदर की तरफ जो है एक बल लगेगा कि हम जो है इस बल का विरोध करें, ठीक है। अंदर की तरफ एक बल लगेगा कि हम इस बल को विरोध करें, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से देखिए, एक कंडीशन में हम क्या है, गेंद को जो है बल लगा करके, बाह्य बल लगा करके इसमें क्या कर दिए हैं, इसको इसके आकार में परिवर्तन कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम डिफॉर्मिंग कर दिए हैं, विरूपण कर दिए हैं। अब जब हम बाह्य बल हटाते हैं तो देखो ये अपनी अवस्था में फिर आ गया। यानी कि क्या है, अंदर से भी एक बल कार्य कर रहा था जो इसे बाहर लगा रहा था। जैसे ही हम बाह्य बल हटाए तो इसने क्या किया, अंदर का जो बल है इसे अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आया। यानी कि अंदर से जो बल बाहर की तरफ कार्य कर रहा था वो क्या है, प्रत्यानयन बल है, वही जो इसे प्रारंभिक अवस्था में ले आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ ना आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे, वहाँ से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यास्था क्या है, ठीक है। 2 पॉइंट ऊपर हम समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था के पास। जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है परंतु बल हटाने पर वह पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो यह गुण प्रत्यास्था कहलाती है। यानी कि कोई पिंड है, जैसा कि अभी एग्जाम्पल में देखे थे ऊपर, उस पर आप बाह्य बल लगाते हैं, यानी कि बाह्य बल को हम विरूपण बल भी कह सकते हैं। बाह्य बल या विरूपण बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्थिति में परिवर्तन इन द सेंस लंबाई में, आयतन में या क्षेत्रफल में या आकार में, किसी चीज़ में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम
बाह्य बल या विरूपण बल हटा लेते हैं उस पिंड से, उस वस्तु से, तो वो अपनी जैसी प्रारंभिक अवस्था में थी उसी अवस्था में आ जाती है। तो यही गुण जो है पदार्थ का प्रत्यास्था कहलाता है। अब पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण सुघट्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे पूर्ण सुघट्ट क्या है, प्रत्यास्थ क्या है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। यदि बाह्य बल हटाने से पिंड पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो पिंड को पूर्ण प्रत्यास्थ कहेंगे, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। यानी कि आप बाह्य बल लगा रहे हैं, यानी कि विरूपण बल लगा रहे हैं, तो पिंड जो है उसके आकार या आयतन में किसी में चीज़ में भी परिवर्तन, यानी कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बाह्य बल को हटा लेने से अगर वह पिंड अपनी पूर्ण प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, मतलब जैसा था एज इट इज़ वैसा हो जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो उसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ कहेंगे। अगर मान लो वो अपने आकार से थोड़ा सा मतलब निग्लिजिबल भी, डेल्टा एल के बराबर भी उसके लंबाई में कमी हो जाती है, या फिर डेल्टा एल लंबाई के बराबर उसके में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बहुत माइनर सा, तब भी हम उसे पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो है क्या है, अपनी पूर्ण रूप से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आया। ठीक है। और सुघट्ट क्या कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक या फिर पूर्ण सुघट्ट क्या कहेंगे, यदि बाह्य बल हटाने से पिंड पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है तो उस पिंड को पूर्ण सुघट्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि फोर्स लगाए आप, ठीक है, उसके आकार में परिवर्तन हो गया और बल हटाए, सेम वैसे आकार में जैसे परिवर्तन है वैसे है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ रहा है वो। ठीक है, जितना हमने उसमें विरूपण किया वो विरूपण मेंटेन है बल हटाने के बाद भी, तो उसको हम पूर्ण सुघट्ट कह देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं कुछ जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके ऑप्शन में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। जैसे प्रत्यास्थ क्रम क्या है, क्वार्ट जो है, स्टील है, हाथी का दांत है, रबर है, मोम है, गीली मिट्टी है। इसको देखते हैं। क्वार्ट इज ग्रेटर देन स्टील इज ग्रेटर देन हाथी का दांत इज ग्रेटर देन रबर इज ग्रेटर देन मोम इज ग्रेटर देन गीली मिट्टी। यानी कि प्रत्यास्था क्रम क्या है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा पदार्थ है तो क्वार्ट्ज कहेंगे, सबसे कम प्रत्यास्थ कौन सा है तो गीली मिट्टी कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि जो गीली मिट्टी है वो पूर्ण सुघट्ट है, सुघट्ट है, यानी कि जो पूर्ण सुघट्ट कह सकते हैं उसको गीली मिट्टी को। यानी कि क्वार्ट्ज हमारा जो है पूर्ण प्रत्यास्थ के अंतर्गत रख दो और पूर्ण सुघट्ट को गीली मिट्टी। और प्रत्यास्था क्रम देखो तो क्वार्ट्ज का बहुत सबसे अधिक प्रत्यास्था है और गीली मिट्टी की प्रत्यास्था सबसे कम होती है। और स्टील और क्वार्ट्ज में देखा जाए दूसरे नंबर पे स्टील आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट हमें और सीखने को मिलता है जो आप अच्छी तरीके से नोट करना है इसको प्रत्यास्था क्रम जानने के लिए। अगर कोई दो पिंड लीजिए आप, ठीक है, समान इनकी जो है आकृति क्षेत्रफल यानी कि समान हो, इनका क्षेत्रफल समान हो और इन पर बल अप्लाई करो आप। ठीक है, इनको बल अप्लाई करो और इनको इनमें जो विरूपण करना है, विरूपण आपको समान करना है। समान क्षेत्रफल के दो पदार्थ लो और इनमें जो विरूपण करना है आपको समान करना है। तो उस कंडीशन में जिस पे अधिक बल लगेगा, जिस पे बाह्य बल हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसका प्रत्यास्था उतनी अधिक होगी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, समान क्षेत्रफल के दो पदार्थ आप लीजिए, उनको आपको समान विरूपण करना है। यानी कि अगर लंबाई में वृद्धि करनी है तो समान लंबाई में वृद्धि करनी है, यानी 10 सेंटीमीटर वृद्धि करनी है तो दोनों को 10 सेंटीमीटर वृद्धि करनी है। ठीक है, तो आप बाह्य बल लगाएंगे विरूपण करने के लिए, बाह्य बल लगाएंगे या विरूपण बल लगाएंगे तो उसके लंबाई में वृद्धि होगी। बाह्य बल तब तक लगाएंगे जब तक कि उसके लंबाई में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि ना हो जाए दोनों में। अब सपोज दोनों में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई तो फिर देखेंगे दोनों में सबसे अधिक बल किस में लगा, जिसमें सबसे अधिक बल अप्लाई करना पड़ा 10 सेंटीमीटर वृद्धि के लिए, उसकी प्रत्यास्था दोनों पिंड में कंपैरिजन में उसकी प्रत्यास्था अधिक होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करना। यानी कि बाह्य बल जिसमें ज़्यादा लगाना होगा उसकी प्रत्यास्था उतनी अधिक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम विकृति देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, जैसे विकृति और प्रतिबल पढ़ेंगे। तो विकृति और प्रतिबल क्या होता है, देखिए, जब किसी पिंड पर, कोई भी पिंड है, जैसे मान लो कोई पिंड है, इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, या विरूपण बल लगाते हैं, इस पर हम बाह्य बल लगाए हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, विकृति होती है, यानी कि डिफॉर्मिंग होता है। जो विरूपण होता है उसी को विकृति हम डिनोट करते हैं। तो इसमें विकृति होने लगता है, तो इस विकृति को हम क्या कहते हैं, जब विकृति होने लगता है तो इसके अंदर एक प्रत्यानयन बल भी आप पढ़े, प्रत्यानयन बल भी कार्य करते हैं जो इसका अपोज करते हैं विकृति का।
यानी कि विरूपण का अपोज करते हैं, ठीक है, विरूपण का अपोज करते हैं तो उन्हें प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। और एकांक क्षेत्रफल पर यही बल को हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम प्रतिबल कह देते हैं। तो चलिए इनको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। विकृति क्या है? विकृति जब किसी पिंड पर या वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें जो डिफॉर्मिंग होता है उसे विकृति कहते हैं। और विकृति मतलब उनके हम परिवर्तन को देखते हैं कि वो इनिशियल से कितनी उसमें वृद्धि हो गई है, तो उसके प्रतिशत को ही हम विकृति कहते हैं। जैसे उसके फार्मूले के रूप में देखते हैं, जैसे आयाम में परिवर्तन बटे मूल आयाम, यानी कि अगर मान लो किसी पिंड को जो है बल लगाया गया, एफ फोर्स लगाया गया, जैसे फिगर आप देख लीजिए, इसमें एफ फोर्स लगाया गया, ठीक है, और इसमें डेल्टा एल की वृद्धि हुई, तो विकृति क्या हो जाएगी? डेल्टा एल अपान एल, यानी कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसे हम क्या कहेंगे? विकृति है। क्योंकि दोनों लेंथ है, अंश में भी लेंथ है और हर में भी लेंथ है, तो दोनों लेंथ कट जाएंगे तो इनका मात्रक क्या होगा? विकृति मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। ये पॉइंट आपको मिला। अब उसी प्रकार से कितने प्रकार की विकृति होती है? अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। तो पहला देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लंबाई में परिवर्तन, यानी कि ऐसी विकृति जो लंबाई में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे, यानी कि डेल्टा एल अपान एल, ठीक है। यानी कि लंबाई में देखो जो विकृति हुई है उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं और उसे लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल से, यानी कि उसमें डेल्टा एल की वृद्धि हुई और ओरिजिनल लेंथ क्या था? प्रारंभिक लंबाई डेल्टा एल थी, तो डेल्टा एल बाई एल जो है अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर हो गया। इसी प्रकार से हम आयतन विकृति देखते हैं, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें आयतन में परिवर्तन को हम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसकी आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, उस प्रकार की विकृति को क्या कहेंगे हम? आयतन विकृति। यानी कि इसके पूरे चारों आयाम में, तीनों आयाम में, लंबाई में, ठीक है, चौड़ाई में, गहराई में, तीनों में जो वृद्धि हुई उसके टोटल ओवरऑल आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका। तो वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगा उसे हम आयतन विकृति कहेंगे, उसे डेल्टा वी बाई वी लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, अपरूपण विकृति, यानी कि शियरिंग स्ट्रेन। देखिए पिंड के इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इस पर ऐसा फोर्स लगाया जाए कि पिंड में जो है विरूपण आ जाए, मतलब वो ऐसा कंडीशन है, जैसे सपोज ये देख लो आप, ये वाला कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखो, इसमें ऐसा फोर्स अप्लाई किया गया कि इसमें विरूपण भी हुआ लेकिन इसका आयतन जैसे जितना पहला था उतने अब भी है इसका आयतन, ठीक है, लेकिन वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा सा विरूपित हो गई है। तो देखिए सपोज ये था पिंड, इस पर फोर्स लगाया गया, ये यहाँ से देखो डेल्टा एक्स मूव कर गया और इसके परपेंडिकुलर एक लेंथ थी कैपिटल एल, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो विरूपित हो गया है उस डायरेक्शन का हम डेल्टा एक्स ले लिए और उसके परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में वो मूव हुआ उसके परपेंडिकुलर जो भुजा है, लेंथ है, उससे डिवाइड करके हम अपरूपण विकृति को ज्ञात करते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपान एल। डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में है और डेल्टा एल को हम देख लीजिए यहाँ पे, डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में विरूपण हुआ और हम लेंथ इस डायरेक्शन में लिए, यानी कि डेल्टा एक्स अपान एल, इसका क्या हो गया? अपरूपण विकृति। तो आशा करते हैं आपको विकृति बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रतिबल के बारे में देखते हैं। देखिए अब प्रतिबल क्या है हमारा? स्ट्रेस। प्रतिबल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पिंड में बाह्य बल लगाओ तो अंदर से एक बल उसका अपोज करता है कि हम अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस बल को हम प्रत्यानयन बल कह दिए थे। तो अब प्रतिबल क्या है? प्रतिबल भी इसी तरह से कार्य करता है। बाहर जो बल लगता है किसी पिंड में, जो बाहर की तरफ से बल लगता है उसके विपरीत में प्रतिबल बल कार्य करता है, ठीक है, उसके विपरीत में प्रतिबल कार्य करता है, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल भी विपरीत कार्य करता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो हम प्रत्यानयन बल जो है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। उसको जब हम एकांक क्षेत्रफल पे देख लेते हैं, एक यूनिट क्षेत्रफल पे देख लेते हैं, तो उसे हम प्रतिबल कहते हैं। यानी कि प्रतिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि F अपान A, इसको हम प्रतिबल बोल देंगे। इस हिसाब से प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक फिगर है, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पहले फिगर में देखिए, इसमें दो फोर्स लगाए गए हैं, ऊपर नीचे A एरिया है, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, इस पर दो तनाव बल कार्य कर रहे हैं। तो इस पिंड को जो है काटने का प्रयास करेंगे, फैलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अगर दो पार्ट में शो करते हैं तो देखिए इसमें दो पार्ट में इस तरह से शो कर सकते हैं इनको हम, ठीक है। फोर्स बाहर की तरफ कार्य कर रहे हैं। अब इसमें देखिए हम, देखिए
ऊपर की तरफ फोर्स कार्य कर रहा है, तो उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या कार्य कर रहा है, उसके जस्ट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है जो प्रत्यानयन बल है। और प्रत्यानयन बल को जो हम इसके एरिया से, जिस पे कार्य कर रहा है उस एरिया से हम भाग दे देंगे, तो क्या होगा, आ जाएगा हमारा प्रतिबल। यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो आया है, ये वाला एरिया यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, इस एरिया को हम निकाल लेंगे और हम प्रत्यानयन बल जो कार्य कर रहा है इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या प्रतिबल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुक का नियम, हुक का नियम देखते हैं, हुक्स लॉ। ठीक है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। ठीक है, जो हुक का नियम था उन्होंने बताया कि जो प्रतिबल होती है किसी पदार्थ में उत्पन्न होने वाली प्रतिबल होने वाली विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर विकृति अधिक है तो उसमें प्रतिबल अधिक उत्पन्न होगा, यानी कि प्रतिबल अधिक उत्पन्न होगा तो उसमें विकृति अधिक होगी। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो आया है कैपिटल ई। प्रतिबल इजकल टू ई इंटू विकृति। ठीक है, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपान विकृति, जहाँ कैपिटल ई क्या है, प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूंकि विकृति का मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, इसलिए जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला याद रखना है, जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वो प्रतिबल अपान विकृति होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आसानी से आप कर सकें, या ऑब्जेक्टिव फार्मूले पूछे जाएं तब भी आप कर सकें। अब थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो हुक के नियम के अनुसार क्या था, इनका जो है कांस्टेंट होता है रेशियो, तो इनका ग्राफ सीधे ऊपर की तरफ मूव होगा। यानी कि स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती स्ट्रेन, इसको हम सिग्मा अनुक्रमानुपाती एप्सिलॉन से शो करते हैं, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। तो ये हमारा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टी देखते हैं ससंजक बल। ठीक है, ससंजक बल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको कई जगह ये सब छोटे छोटे पॉइंट देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, तभी आप अच्छे और बड़े बड़े थ्योरम्स को समझ पाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरीक़े से लर्न करिए। ठीक है, ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। सिंपली जैसे वाटर से वाटर के बीच में, ठीक है, पारा से पारा के बीच में, यानी कि पारा के अंदर जो उनके अंदर पार्टिकल हैं अणु, उनके एक दूसरे के बीच में जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहेंगे। असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहेंगे। जैसे पानी और पारा का अणु है, पानी और ग्लास के पार्टिकल हैं, पारा और ग्लास के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो ये असमान अणु हो गए, उनके बीच जो आकर्षण बल या इनके बीच जो बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, असंजक बल कहेंगे। जैसे पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है। देखो अब यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, पारा जो है कांच पे, वो अगर कांच के संपर्क में रखें तो वहाँ पे चिपकेगा नहीं। ठीक है, अगर वहाँ से आप देखें कांच और पारा एक दूसरे से चिपकता नहीं है। रीजन क्या है, जो पारा के अंदर पार्टिकल है यानी कि अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, उनके बीच का जो ससंजक बल है बहुत ज़्यादा है। रेस्पेक्ट जो पारा है और कांच के बीच, पारा और कांच के बीच में असंजक बल लगेगा और पारा से पारा के अणु के बीच में ससंजक बल लगेगा। तो इसमें आप ये देखेंगे कि पारा से पारा के बीच में ससंजक बल अधिक है रेस्पेक्ट टू पारा और कांच के अणु के बीच में। इसीलिए सारे अणु जो हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित किए रहते हैं, और वो जो है जो असंजक बल के कारण जो कांच के फेस है उससे चिपकते नहीं है, यही रीजन है। अब पानी में क्या है, पानी में अगर आप देखेंगे तो पारे के रेस्पेक्ट में पानी में जो होते हैं उनके अणु के बीच में जो बल कार्य करते हैं, उनके अणु के बीच में ससंजक बल कार्य करते हैं, पारे के रेस्पेक्ट में कम होते हैं। इसलिए हम जब उसके संपर्क में लाते हैं, हम किसी के संपर्क में, कांच के संपर्क में लगते हैं तो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल अणु उसमें चिपक जाते हैं, आप देखे भी होंगे। यानी कि जो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहेंगे। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, एक कांच की प्लेट और इनके बीच
कांच की प्लेट और पानी के बीच लगने वाले बल को असंजक बल, और पानी से पानी के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल। इधर पानी और कांच के प्लेट से लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई 100% देंगे, आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे इस चैप्टर का लेक्चर 2 में मिलेंगे। तब तक अच्छे से स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से उसको रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से आपके एग्ज़ाम को फोकस करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।